नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन विपणन प्रबंध भाग 2। पिछली वीडियो में हमने व्यवसाय अध्ययन विपणन प्रबंध भाग 1 पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक भाग 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप भाग 1 देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैकेजिंग क्या होती है, विज्ञापन क्या होता है, विक्रय संवर्धन की विधियां क्या होती हैं और व्यक्तिगत विक्रय क्या होता है। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं विपणन क्या है, विपणन प्रबंध क्या है, विपणन प्रबंध के कार्य, विपणन और विक्रय में अंतर हम स्पष्ट कर चुके हैं। ब्रांडिंग क्या होती है, विपणन मिश्र क्या होता है और विपणन मिश्र के तत्व, ये सारे टॉपिक हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पिछली वीडियो देखकर आप ये सारे टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला टॉपिक आता है बेटा पैकेजिंग। पैकेजिंग किसे कहते हैं, आज का पहला क्वेश्चन। तो पैकेजिंग क्या है? उत्पादित वस्तु को किसी डिब्बे, बॉक्स या कंटेनर में पैक करना ताकि वो सुरक्षित और शुद्ध रहे, क्या कहलाता है बेटा? पैकेजिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए सपोज करिएगा ये इंक की डिब्बी है। अब कंपनी ने जब इंक बनाया तो इस डब्बे में उस उत्पाद को, इंक को फिल कर दिया और फिर इसके बाद इसका कैप लगाकर इसकी क्या कर दी बेटा? पैकिंग कर दी। फिर इस ये जो उत्पाद है इसे किसी कंटेनर या बॉक्स में क्या कर दिया बेटा? ये पैक कर दिया। तो ये बेटा क्या हो गई? इसकी पैकेजिंग हो गई। अब इस पैकेट को भी, इस बॉक्स को भी कंपनी ने जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे तो एक बड़े कंटेनर में पैक कर देंगे। तो वही बेटा क्या कहलाएगा? पैकेजिंग कहलाएगा। यानी कि उत्पादित वस्तु को किसी टीन के डब्बे, बैग, थैले या फिर किसी बॉक्स या कंटेनर में पैक करना क्या कहलाता है? पैकेजिंग कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है पैकेज से तात्पर्य किसी पैकेट, डिब्बे, टीन के कनस्तर, प्लास्टिक के थैले आदि के उपयोग से होता है जो सुंदर व आकर्षक होता है। इसका उपयोग वस्तु को उपभोग से पूर्व सुरक्षित एवं शुद्ध बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा बेटा पैकेजिंग क्या होता है। उत्पादित वस्तु को किसी बॉक्स या कंटेनर में पैक करना ताकि वो लीकेज ना हो, सुरक्षित रहे, शुद्ध रहे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचा सके। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा पैकेज जो है वो बुरे उत्पाद को बाजार में बेच सकता है, लेकिन एक बुरा पैकेज जिसकी पैकिंग अच्छी ना हो वो अच्छे उत्पाद को भी बाजार में बेच नहीं पाता है। यानी कि पैकेजिंग कैसी होना चाहिए? सुंदर और आकर्षक होना चाहिए और जिसमें उत्पाद पूर्णतः क्या हो? सुरक्षित हो, लीकेज या अशुद्ध होने की जिसमें संभावना ना हो। तो स्पष्ट हो गया होगा पैकेजिंग किसे कहते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अच्छे पैकेजिंग की विशेषता। एक अच्छा पैकेजिंग क्या होता है? एक अच्छा पैकेजिंग, पहली चीज तो विज्ञापन का कार्य करता है। हम अच्छे से जानते हैं जब भी कोई वस्तु क्रय करते हैं तो उसका जो पैकेट आता है, पैकेज आता है, उस पर कंपनी का नाम और बाकी डिटेल लिखी होती है, जिससे कंपनी का क्या होता है बेटा? विज्ञापन होता है। पैकेजिंग एक विज्ञापन की तरह है जो वस्तु को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा उपयोग, पैकेजिंग में कंटेनर का उपयोग किया जाता है और फिर इस कंटेनर को बंद कर दिया जाता है। एक अच्छा जो पैकेजिंग होता है सामान्यतः उसको पैक करने के लिए किसी अच्छे डिब्बे या कंटेनर का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें वस्तु सुरक्षित रहे, लीकेज ना हो। उद्देश्य पैकेजिंग का, एक अच्छे पैकेजिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो वस्तु को सुरक्षित और शुद्ध बनाए रखना होता है। विविधीकरण, पैकेजिंग से आप अपने उत्पादों को अन्य उत्पादों से भिन्न रखा जा सकता है। यानी कि कंपनी जब एक उत्पाद को दूसरे उत्पाद से भिन्न रखना चाहती है तो वो किसके माध्यम से रखती है? पैकेजिंग के माध्यम से। हम पैकेट देखकर ये पहचान लेते हैं कि कौन सा उत्पाद कौन सी कंपनी का है, जिससे उनमें भिन्नता करना आसान हो जाता है। ये हो गए बेटा हमारे पैकेजिंग की विशेषताएं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है पैकेजिंग के लाभ, उद्देश्य, महत्व या कार्य। एग्जाम में लाभ पूछ ले, उद्देश्य पूछ ले, महत्व पूछ ले या कार्य, बात एक ही है। यहाँ पर पैकेजिंग के लाभ, उद्देश्य, महत्व निम्नलिखित होते हैं। पहला पॉइंट लिखा है सुरक्षित, सुरक्षा। ये हम अच्छे जानते हैं पैकेजिंग का प्रमुख उद्देश्य होता है उत्पादित वस्तु को सुरक्षा प्रदान करना ताकि उसमें कोई टूट फूट या लीकेज ना हो। दूसरा लाभ क्या हो गया? ग्राहकों को सूचना। पैकेजिंग पर कंपनी के उत्पाद की संपूर्ण जानकारी लिखी होती है जिससे इससे ग्राहकों को वस्तु की जानकारी मिल जाती है। संग्रहण में सुविधा,
संग्रहण का मतलब होता है वस्तु को इकट्ठा करना। आप अच्छे से जानते हैं, अगर हम किसी वस्तु को खुला किसी जगह पर, स्थान पर संग्रहित करें तो वो ज़्यादा जगह में कम संग्रहण होगा, परंतु यदि हम उत्पादित वस्तु को किसी बॉक्स या कंटेनर में पैक कर दें तो कम जगह में ज़्यादा उत्पाद का संग्रहण कर सकते हैं। तो पैकेजिंग को थोड़े से स्थान पर अधिक मात्रा में संग्रहित किया जा सकता है, क्योंकि यह सीलबंद लिफाफे में या सीलबंद पैकेट में या सीलबंद डब्बे में होता है। तो ये अच्छे क्या है बेटा, पैकेजिंग के लाभ या उद्देश्य या महत्व है। इसके बाद विज्ञापन में आसानी। एक अच्छा पैकेजिंग कंपनी के विज्ञापन का कार्य करता है। आपने कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। अगर हमें बेकार चीज़ भी अच्छे पैकेट में, सुंदर और आकर्षक पैकेट में मिलेगी तो हम उसको क्रय करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक महत्व होता है उत्पादक को कि पैकेजिंग कंपनी का क्या करता है, एक तरीके से विज्ञापन करता है। तो ये बेटा क्या हो गए, पैकेजिंग के लाभ, उद्देश्य या महत्व या कार्य हो गए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है लेबलिंग का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं लेबलिंग। ध्यान रखिएगा बेटा, पहले उत्पाद की लेबलिंग होती है, फिर ब्रांडिंग होती है, फिर पैकेजिंग होती है। क्या होता है पहले बेटा उत्पाद की लेबलिंग होती है, फिर ब्रांडिंग होती है और फिर क्या होती है, पैकेजिंग होती है। तो ब्रांडिंग तो हम पढ़ चुके हैं। ब्रांडिंग क्या है, किसी वस्तु का नाम या चिन्ह या चित्र जिससे एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखते हैं, वो क्या होती है बेटा, ब्रांडिंग होती है। उदाहरण के लिए देखिएगा, ये इंक की डिब्बी है, इस पर बेटा क्या लिखा है, सेलो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेलो लिखा हुआ है। तो अब ये जो सेलो है, ये इंक की डिब्बी सेलो ब्रांड की है। इसको हम कैसे पहचानते हैं, इस ब्रांड से। तो सेलो क्या हो गया बेटा, ब्रांड हो गया। अब देखिएगा, इस डिब्बी को हमने इस बॉक्स में पैक कर दिया तो ये क्या हो गया बेटा, पैकेजिंग हो गया। क्या हो गया, पैकेजिंग। लेकिन पहले लेबलिंग हो गई और फिर ब्रांडिंग हो गई। अब लेबलिंग सर क्या है, अब लेबलिंग क्या होता है बेटा, इस उत्पाद पर जो रैपर लगा हुआ है, रैपर मतलब ये कागज की जो पर्ची चिपकी हुई है जिस पर कंपनी की संपूर्ण जानकारी लिखी हुई है। कंपनी की संपूर्ण जानकारी जैसे कंपनी का नाम व पता, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इसके यूज का मेथड, प्रोसीजर, वार्निंग, डिस्क्लेमर जो भी होता है, कलर क्या है, प्राइस क्या है, सारी की सारी डिटेल इस कागज की पर्ची पर लगी हुई है, लिखी हुई है। तो ये बेटा ये जो कागज की पर्ची है जो उत्पाद पर चिपकी हुई है, ये हमारी लेबलिंग है। और इस लेबलिंग के ऊपर जो कंपनी का नाम है बेटा, ये कंपनी का नाम क्या है, ब्रांड है। और इसको अगर हम किसी बॉक्स में पैक कर दें तो क्या हो गई बेटा, पैकेजिंग हो गई। तो स्पष्ट हो गया होगा, लेबलिंग से आस है किसी उत्पाद पर चिपकी हुई कागज की उस पर्ची से होता है जिस पर उत्पाद की संपूर्ण जानकारी लिखी होती है, जैसे निर्माता का नाम, उत्पाद की विधि, उत्पाद में कौन कौन सा रॉ मटेरियल प्रयोग किया गया है, रंग कौन सा है वस्तु का, उत्पाद का रंग कौन सा है, मूल्य क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब निर्माण तिथि क्या है, ये सारी जानकारियाँ लेबलिंग पर लिखी होती हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेबलिंग से आशय उस चिट या पर्ची से होता है जिस पर उत्पाद की संपूर्ण जानकारी लिखी होती है, जैसे उत्पादक का नाम व पता, वजन, ब्रांड का नाम आदि। लेबलिंग की अब हम बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषताएं। तो लेबलिंग की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अगर तत्व पूछ ले बेटा एग्जाम में, लेबलिंग के तत्व बताइए, तब भी यही होंगे। उत्पादक का नाम व पता, आप अच्छे जानते हैं, लेबलिंग उत्पादक का नाम व पता दर्शाता है। दूसरा, वजन व रंग, लेबलिंग वस्तु का, उत्पाद का वजन या रंग दर्शाता है। देखिएगा, ये जो कोई भी बॉक्स आप खरीदते हैं, चाहे 1 रुपये का हो, चाहे 20 रुपये का, चाहे 1000 रुपये का, उस लेबलिंग पर उसका वजन भी लिखा होता है, उत्पादक का नाम भी लिखा होता है और उसकी मात्रा भी लिखी होती है। आगे लिखा हुआ है चेतावनी, लेबलिंग पर वस्तु के उपयोग से संबंधित चेतावनी भी लिखी होती है। निर्माण एवं समाप्ति तिथि, लेबलिंग किसी उत्पाद की निर्माणी तिथि और उसकी समाप्ति तिथि यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी डिस्क्लोज करता है। तो ये बेटा लेबलिंग की क्या हो गई, विशेषता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। क्या आता है, ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। तो ब्रांड तो हम पढ़ चुके हैं, ब्रांड से ऐसा किसी उत्पाद के उस नाम, चिन्ह या चित्र को कहते हैं जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से भिन्न रखता है।
अब उदाहरण के लिए आपके पास कई ऑप्शन है, जैसे मान लीजिएगा सैमसंग, वीवो, एलजी, टाटा, बाटा, डव, ये सब क्या है बेटा? यस, ब्रांड के नेम है। ब्रांड क्या है? ब्रांड सिर्फ एक किसी वस्तु का नाम, चिन्ह या चित्र है जिससे हम किसी उत्पाद को पहचानते हैं। अब फिर ट्रेडमार्क क्या है सर? दरअसल बेटा ब्रांड और ट्रेडमार्क एक ही चीज है। ट्रेडमार्क भी क्या है? किसी कंपनी का उत्पाद का नाम, चिन्ह या चित्र है। तो फिर सर दोनों में अंतर क्या हुआ? दोनों में अंतर है बेटा, किसी वस्तु का नाम, चिन्ह या चित्र क्या है? ब्रांड है। परंतु अगर हम उस चिन्ह, नाम, चित्र को यानी कि ब्रांड को पंजीकृत करा लें, हमारे देश में एक भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है बेटा? भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999। अगर एग्जाम में पूछ ले ट्रेडमार्क अधिनियम कौन सा है तो 1999 है। हालांकि इसमें अमेंडमेंट हो गया है, अब 2000 भी हो गया है। तो ट्रेडमार्क अधिनियम, अगर हम ब्रांड को भारतीय ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत करा लें तो वही ब्रांड बेटा क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क। उदाहरण के लिए मान लीजिएगा मेरे पास ये उत्पाद है, मान लीजिएगा ये सेलो कंपनी का इंक है, तो ये जो सेलो नाम लिखा हुआ है बेटा ये क्या है? ब्रांड है। क्या है? ब्रांड है। अब इस ब्रांड को अगर मैं ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत पंजीकृत करा लूं तो ये जो सेलो बन गया, क्या बन गया बेटा? ट्रेडमार्क बन गया। अब ट्रेडमार्क बनने का फायदा ये है कि अब मेरे प्रतियोगी, मतलब जो कॉम्पिटिटर है मेरे बाजार में, जो बाकी इंक बनाते हैं, अब वो इस ब्रांड की क्या नहीं कर सकते बेटा? कॉपी नहीं कर सकते, यानी कि अपने उत्पाद पर क्या नहीं लिख सकते? सेलो नहीं लिख सकते। इस नाम से ना उत्पाद अन्य व्यक्ति बेच सकता है और ना ही बना सकता है बिना कंपनी की परमिशन के। तो यानी कि जब ब्रांड पंजीकृत हो जाए तो बेटा वही ब्रांड क्या बन जाता है? ट्रेडमार्क बन जाता है। याद रखिएगा जो उत्पाद पंजीकृत होते हैं उन पर आर बना होता है ऐसा ब्रैकेट में, और कुछ उत्पादों पर टीएम बना होता है। टीएम का मतलब होता है टेम्परेरी, यानी कि उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है। और आप देखिएगा बुक्स पर और कंटेंट पर बेटा सी बना होता है। जो कंटेंट होते हैं ना, जो बुक्स होते हैं, ऑथर जो बुक लिखते हैं वो अपनी बुक का क्या कराते हैं? कॉपीराइट कराते हैं, इसलिए उन पर क्या बना होता है? सी बना होता है। ये यानी कि जिन ब्रांडों का हमने ट्रेडमार्क करा लिया है बाजार में, कोई भी व्यक्ति उनकी कॉपी नहीं कर सकता। किसकी अनुमति के बिना? कंपनी की अनुमति के बिना। तो स्पष्ट हो गया होगा ट्रेडमार्क क्या है। तो पहला पॉइंट लिखा पंजीयन, अंतर का आधार। ब्रांड पंजीकृत नहीं होते जबकि ट्रेडमार्क सदैव क्या होते हैं? पंजीकृत होते हैं। कॉपी, ब्रांड की कॉपी की जा सकती है, ट्रेडमार्क की कॉपी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिएगा एलजी का टीवी है, तो कोई अन्य कंपनी अपनी टीवी पर एलजी नहीं लिख सकती, क्योंकि एलजी ने अपने ब्रांड का पंजीयन कराकर उसका क्या बनवा लिया? ट्रेडमार्क बना लिया। और वैसे भी ट्रेडमार्क को बेटा व्यवसाय की स्थायी अमूर्त संपत्ति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? स्थायी अमूर्त संपत्ति। क्षेत्र, ब्रांड का क्षेत्र संकुचित होता है जबकि ट्रेडमार्क का क्षेत्र बेटा क्या होता है? व्यापक होता है। सभी ब्रांड का ट्रेडमार्क ना होना, सभी ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क नहीं होते, लेकिन जितने भी ट्रेडमार्क हैं वो सब क्या होते हैं बेटा? ब्रांड होते हैं। याद रखिएगा सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते, लेकिन सभी ट्रेडमार्क ब्रांड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ब्रांड पंजीकृत करवाए व्यक्ति, परंतु अगर ट्रेडमार्क है तो वो पंजीकृत है, और ट्रेडमार्क तभी है जब पहले क्या था? ब्रांड था। तो स्पष्ट हो गया होगा ब्रांड और ट्रेडमार्क में अंतर। अब बेटा हमारा अगला क्वेश्चन आता है अच्छे विक्रेता के गुण। अच्छे विक्रेता के क्या गुण होते हैं? अच्छा सेलर, गुड सेलर, सेल्समैन जिसे आप कहते हैं। देखिए वैसे तो अच्छा विक्रेता ऐसा कहा जाता है कि भाई जो व्यक्ति गंजे को कंघी बेच दे, आप मेरी साइड मत देखिएगा, जो व्यक्ति गंजे को कंघी बेच दे वो व्यक्ति कौन है? अच्छा विक्रेता है ना। परंतु अब वैधानिक तौर पर अपन बात करें, प्रोफेशनली बात करें, तो एक अच्छे विक्रेता में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। अच्छे विक्रेता में निम्नलिखित कौन से गुण होने चाहिए? शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो, धैर्यवान हो, आत्मविश्वासी हो, वस्तु का ज्ञान हो, ईमानदार हो। ये सारे गुण किस में होना चाहिए बेटा? एक अच्छे विक्रेता में होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो स्पष्ट हो गया होगा, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ। अगर आप वस्तु बेच रहे हैं और आप आलस में हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो आप अपनी वस्तु का विक्रय नहीं कर पाएंगे। अच्छे विक्रेता में कौन सा गुण होना चाहिए बेटा? कि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। दूसरा,
धैर्यवान, एक अच्छा विक्रेता धैर्यवान हो जिसमें पेशेंस हो। पेशेंस से मतलब आपने देखा होगा जब आप किसी वस्तु को बेचने जाते हैं या दुकान पर आपके ग्राहक आता है तो कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो बहुत सारा सामान आपसे निकलवा तो लेते हैं लेकिन उन सामान में से किसी भी सामान को सेलेक्ट नहीं करते और वो लास्ट में कह देते हैं कि भैया हमें पसंद नहीं आया। अब एक अच्छा विक्रेता अगर है तो वो धैर्यवान है, वो मना करने पर भी मुस्कुराएगा और अपने ग्राहक से कहेगा कोई बात नहीं सर, फिर से आइएगा, हम अगली बार आपको और अच्छा सामान लेकर आएंगे। परंतु अगर आप धैर्य नहीं है तो आप एक तो उसको घूर कर देखेंगे, दूसरा उससे कहेंगे लेना देना है नहीं, आ जाते हैं कहाँ से। लेकिन तो अगर आप ऐसा कहते हैं और ऐसा करते हैं तो आप अच्छे विक्रेता हैं लेकिन अच्छे विक्रेता नहीं है। अच्छा विक्रेता कैसा होना चाहिए? धैर्यवान होना चाहिए। दूसरा, आत्मविश्वासी, एक अच्छे विक्रेता में आत्मविश्वास हो, वस्तु का ज्ञान, जिस वस्तु को विक्रेता बेच रहा है उसका उसे पूर्ण ज्ञान हो। ईमानदार, एक अच्छा विक्रेता ईमानदार हो। ईमानदारी आपकी सबसे बड़ी पूंजी होती है व्यवसाय की। याद रखना, बेईमानी या चीटिंग से आप एक बार तो ग्राहक को सामान बेच सकते हैं परंतु स्थायी रूप से आप कभी लाभ अर्जित नहीं कर सकते और ना ही अच्छे विक्रेता बन सकते हैं। इसलिए ईमानदारी के बारे में कहा गया है बेटा, ईमानदारी एक विरासत है जो हर किसी के पास नहीं होती। इसलिए सदैव जब भी आप गुड्स वस्तु बेचें या बनाएं, ईमानदारी का सिद्धांत जरूर अपनाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है विक्रय संवर्धन की विधियां या तकनीकों को समझाइए। विक्रय संवर्धन क्या है? इसको बेटा परिवर्तन भी कहते हैं। विक्रय परिवर्तन संवर्धन, बिक्री को बढ़ाना बिक्री संवर्धन कहलाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले विक्रय संवर्धन से आप क्या समझते हैं? बिक्री को बढ़ाना विक्रय संवर्धन कहलाता है। विक्रय संवर्धन करने के लिए कंपनियां या विक्रेता या उत्पादक कई तरीके अपनाती हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है विक्रय संवर्धन की विधि या तकनीकें, मतलब कैसे आप अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं। सपोज करिए आप एक दुकान चलाते हैं और आपको अपनी दुकान पर बिक्री बढ़ाना है, तो बिक्री बढ़ाने के लिए आप कौन कौन से हथकंडे अपनाएंगे, कौन कौन से तरीके विधियां अपनाएंगे, वो हमें यहाँ पर बताना है। कूपन, आपने देखा होगा दुकानदार, उत्पादक, विक्रेता बिक्री बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? विशेष अवधि में या विशेष ओकेशन, मतलब जैसे मान लीजिएगा त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल आते हैं, उन पर कूपन सुविधा देते हैं कि अगर ग्राहक अधिक सामान खरीदता है या किसी वस्तु को क्रय करता है उसी दुकान से तो उसे एक कूपन दिया जाता है। उस कूपन में कुछ धनराशि लौटाने की, मतलब जो भी प्रावधान होता है या गारंटी होती है, जिससे ग्राहक आकर्षित होते हैं और बिक्री बढ़ जाती है। दूसरा, अतिरिक्त मात्रा। अतिरिक्त मात्रा में क्या होता है बेटा? कंपनी, आपने देखा होगा जब हम कोई सामान क्रय करने जाते हैं तो कंपनियां या उत्पादक या विक्रेता हमसे कहता है कि सर अगर आप ज़्यादा मात्रा में सामान खरीदेंगे तो कुछ मात्रा उत्पाद की आपको फ्री में मिल जाएगी। जैसे मान लीजिएगा आप टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, छोटा खरीदते हैं तो जितने का खरीदा उतना ही मिलेगा, बड़ा खरीदेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा मात्रा जो है उस पर ज़्यादा आ जाती है, जिससे कंपनियों की क्या बढ़ जाती है? बिक्री बढ़ जाती है। एक वस्तु के साथ एक फ्री, आपने देखा होगा कंपनियां एक वस्तु के साथ एक फ्री देती हैं ताकि उनकी बिक्री बढ़ जाए। जैसे आप 3 साबुन खरीदिए एक फ्री, चाय की पत्ती खरीदिए उसके साथ चम्मच बाल्टी फ्री, अन्य चीज़ें। तो ये सब क्या है बेटा? बिक्री बढ़ाने के तरीके हैं। विक्रय के बाद सेवा, कुछ लोग विक्रय के बाद सेवा देते हैं। जैसे आपने टीवी खरीदी, कंपनी ने कहा कि अगर बिगड़ गई टीवी तो हम घर आकर उसको रिपेयर करेंगे, तो बिक्री के बाद सेवा करने से भी बिक्री बढ़ जाती है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, डिस्काउंट, विंडो डिस्प्ले, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ विंडो डिस्प्ले, मतलब जो सामान कंपनियों को बेचना है, उत्पादक या विक्रेता को बेचना है, उसे एक कांच के केबिन में डिस्प्ले करके रख दिया जाता है। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करके रख दिया जाता है, लोग निकल कर जाते हैं, लोगों की उन पर नज़र पड़ती है और वो सामान क्रय करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे बिक्री बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा? विक्रय संवर्धन की विधियाँ। आपको वो विधियाँ बतानी है जिनसे आप बिक्री को बढ़ा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन किसे कहते हैं? विज्ञापन है क्या? तो विज्ञापन क्या है बेटा? वैसे तो हम सभी जानते हैं ये एक संचार का माध्यम है। संचार मतलब कम्युनिकेशन, सूचना आदान प्रदान करने का माध्यम है। ये ग्राहकों तक केवल सूचना नहीं पहुंचाता बल्कि उन्हें जागरूक भी करता है। जरूरी नहीं विज्ञापन हमेशा बिक्री बढ़ाने के लिए दिया जाए। कभी कभी सरकार और एनजीओ जो होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो ग्राहकों को जागरूक करने के लिए भी विज्ञापन दिखाते हैं। टीवी पर देखिएगा विज्ञापन आते हैं, जागो ग्राहक जागो। स्टॉक मार्केट में
विज्ञापन दिया जाता है सेबी के द्वारा कि अपना निवेश जो है वो सोच समझ कर करें। तो विज्ञापन सिर्फ एक वस्तु या बिक्री बढ़ाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ग्राहकों को जागरूक करने का भी एक माध्यम है। अब विज्ञापन है क्या, तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं विज्ञापन है क्या। विज्ञापन वस्तुओं व सेवाओं की बिक्री के लिए अपनाया गया एक साधन है, जिसमें लोगों को केवल उसके बारे में जानकारी ही नहीं दी जाती वरन शिक्षित भी किया जाता है। अर्थात विज्ञापन वह संदेश होता है जो उत्पादक के द्वारा ग्राहक या उपभोक्ता तक उत्पाद के बारे में जानकारी देने के लिए भेजा जाता है। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको विज्ञापन क्या है, एडवर्टाइजमेंट। अब विज्ञापन के अगर एग्जाम में बेटा माध्यम पूछ ले कि विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो कई माध्यम होते हैं। जैसे सबसे बड़ा माध्यम जो प्रचलन में होता है बेटा वो टेलीविजन होता है, यानी कि टीवी पर। आपने देखा होगा टीवी पर तरह तरह के विज्ञापन दिए जाते हैं। तो टेलीविजन क्या हो गया, एक विज्ञापन का माध्यम हो गया। रेडियो, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र होते हैं जहां पर नेटवर्क टीवी की समस्या होती है, वहां पर हम रेडियो का प्रयोग भी विज्ञापन देने के लिए करते हैं। न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र, समाचार पत्र भी क्या है बेटा, एक विज्ञापन का माध्यम है। इसके द्वारा भी हम वस्तुओं की जानकारियां ग्राहक तक पहुंचाते हैं और उन्हें जागरूक भी करते हैं। और भी चीज़ें हो सकती हैं, मैगजीन जो साप्ताहिक या मंथली छपती हैं, उनके माध्यम से भी हम विज्ञापन कर सकते हैं। तो ये विज्ञापन के माध्यम अगर पूछ ले तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विज्ञापन के लाभ। विज्ञापन करने से क्या लाभ होते हैं, तो विज्ञापन करने से लाभ क्या नहीं होगा। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि कंपनी की गुडविल बन जाती है, ख्याति बन जाती है, वस्तु की बिक्री बढ़ जाती है, वस्तु की जानकारी ग्राहकों तक पहुंच जाती है, मांग का सृजन होता है कि नहीं होता। तो ये बेटा विज्ञापन के लाभ है। पहला लाभ वस्तु की जानकारी। विज्ञापन से वस्तु, जो भी उत्पादक वस्तु का उत्पादन कर रहा है, चाहे नई वस्तु हो, नया आविष्कार हो, उसकी जानकारी किसके पास पहुंच जाती है, ग्राहक के पास। मांग का सृजन, विज्ञापन की सहायता से उत्पादक एवं विक्रेता मांग का क्या करते हैं, सृजन करते हैं। मांग का सृजन मतलब मांग उत्पन्न करते हैं। क्या होता है, जब कोई विज्ञापन बार बार हमारी आंखों के सामने दिखाया जाए तो ग्राहक एक ना एक बार उसे क्रय करने के लिए तैयार हो जाता। जैसे मान लीजिएगा बार बार आपसे कहा जाए कि 7 दिन में गोरा निखार फेयर एंड लवली लगाइए, तो एक न एक दिन आप ट्राई कर ही लेंगे कि भाई लगा कर देखते हैं गोरे होते हैं या नहीं होते। ये बात अलग है कि सालों लगाइए कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमारा आता है ख्याति में वृद्धि। विज्ञापन से कंपनी के उत्पाद और कंपनी दोनों की क्या बढ़ जाती है, ख्याति बढ़ जाती है। सामान्यतः ग्राहक उसी वस्तु को क्रय करना पसंद करता है जिसका विज्ञापन या तो उसने टीवी में देखा हो या न्यूज़पेपर में देखा हो। जीवन स्तर में सुधार, हमने आपको बताया विज्ञापन केवल बिक्री बढ़ाने का एक माध्यम नहीं है बेटा, इससे लोग शिक्षित भी होते हैं और जागरूक भी होते हैं और ग्राहकों तक उन वस्तुओं की जानकारी भी पहुंच जाती है जिनका उपयोग वो नहीं करते हैं, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, इनकी जीवन स्तर में सुधार हो जाता है। तो ये बेटा हमारे क्या होगा, विज्ञापन के लाभ होगा। स्पष्ट हो गया होगा अब आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है विज्ञापन की हानियां। लेकिन विज्ञापन की बेटा हानियां भी हैं। सबसे बड़ी हानि है कि कंपनियां अपने उत्पाद को बेचने के लिए उत्पाद के लागत का अधिकतम हिस्सा विज्ञापन पर खर्च कर देती हैं। अब कंपनियां फ्री में तो विज्ञापन दिखाएंगी नहीं बेटा, जो लागत वो विज्ञापनों पर खर्च कर रही हैं उसको निकालने के लिए उस लागत मूल्य को अपनी उत्पादित वस्तु में ही जोड़ देती हैं, जिससे वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं और जिसका भार किस पर पड़ जाता है बेटा, उपभोक्ता के ऊपर भार पड़ जाता है। तो विज्ञापन की कई हानियां होती हैं। जैसे अब आपने देखा होगा लोग विज्ञापन करने के लिए गली मोहल्ले, दीवारों पर, गार्डनों में, पेड़ों पर पैम्पलेट, पोस्टर चिपका देते हैं, लिख देते हैं, रंग बिरंगे कर देते हैं। तो प्राकृतिक सौंदर्यता को भी कम किया जाता। पॉल्यूशन, अब विज्ञापन हम दिखाते हैं तरह तरह के पैम्पलेट, पोस्टर, लाउड स्पीकर से कर रहे हैं, इससे पॉल्यूशन हो रहा है। तो बहुत सारी विज्ञापन की हानियां होती हैं, जिनमें से एक पॉइंट है वस्तु के मूल्य में वृद्धि। तो लिखा है विज्ञापन पर कंपनी अधिक मात्रा में व्यय कर देती हैं, जिससे लागत को वस्तु के मूल्य में जोड़ दिया जाता है और परिणाम स्वरूप वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, भ्रम उत्पन्न करना। आपने देखा होगा तरह तरह की कंपनियां तरह तरह के उत्पादनों का विज्ञापन करती हैं, जिससे उपभोक्ताओं और ग्राहकों में क्या उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, कंफ्यूजन क्रिएशन होता है, जिससे उन्हें लगता है आखिर हम किस वस्तु को क्रय करें जिससे उन्हें अधिकतम उपयोगिता मिले।
प्रकृति सुंदरता कानून विज्ञापन पर व्यय करने वाले व्यक्ति जगह जगह अपने उत्पाद के प्रचार के लिए दीवारों को रंग देते हैं, पैम्पलेट पोस्टर चिपका देते हैं, जिससे प्राकृतिक सुंदरता कम हो जाती है। धोखाधड़ी की संभावना, आपने देखा होगा लोग झूठे विज्ञापन दिखाकर नकली या मिलावटी सामान बेच देते हैं, जिससे ग्राहकों का नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, विज्ञापन की हानियाँ हैं। और भी चीज़ें लिख सकते हैं, पॉल्यूशन लिख सकते हैं, मतलब आपका अगला हमारा क्वेश्चन आता है विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में क्या अंतर है? व्यक्तिगत विक्रय क्या है पहले उसे समझ लो। जब प्रत्यक्ष रूप से विक्रेता के द्वारा क्रेता को वस्तु बेची जाती है, जिसमें विक्रेता क्रेता के सामने होता है और क्रेता विक्रेता के सामने होता है और दोनों के बीच फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, वो क्या होता है बेटा, व्यक्तिगत विक्रय होता है। जबकि विज्ञापन में ऐसा नहीं है। विज्ञापन सिर्फ एक सूचना प्रदान करने का क्या होता है, माध्यम होता है, जिसके माध्यम से किसी उत्पाद की जानकारी ग्राहक तक उत्पादक या विक्रेता पहुंचाता है। तो अब हम दोनों में अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है बेटा, उद्देश्य। विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचना होता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को आकर्षित करना ताकि वो वस्तु क्रय करने के लिए तैयार हो जाएं। व्यक्तिगत विक्रय का उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्ट कर वस्तु व सेवा का विक्रय करना होता है। व्यक्तिगत विक्रय का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ग्राहक को संतुष्ट कर पूरी जानकारी देकर वस्तु को विक्रय करना होता है। क्षेत्र, हम जानते हैं विज्ञापन 1 मिनट में पूरी दुनिया में दिखाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत विक्रय में ऐसा करना संभव नहीं होता। तो विज्ञापन का क्षेत्र इसलिए बेटा क्या है, व्यापक है, और व्यक्तिगत विक्रय का क्षेत्र क्या है, संकुचित है। माध्यम, विज्ञापन लिखित, मुद्रित या चित्रित हो सकता है। मुद्रित मतलब प्रिंटेड, है ना, हो सकता है, लेकिन ये व्यक्तिगत विक्रय जो है बेटा हमेशा क्या होता है, मौखिक होता है, क्योंकि ग्राहक से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की जाती है व्यक्तिगत विक्रय में। प्रकृति, यह अव्यक्तिगत सेवा होती है, मतलब इसमें व्यक्ति हमें दिखाई देता है लेकिन हमें सुना, वो हमें नहीं सुन सकता, हम उसको तो देख सकते हैं, हालांकि वो भी हमें दिखाई नहीं देता वास्तव में। तो पैम्पलेट या टीवी पर अव्यक्तिगत होता है, मतलब हम फेस टू फेस उनसे बात नहीं कर सकते। जबकि ये क्या होता है, व्यक्तिगत यानी कि प्रत्यक्ष होता है, जिसमें क्रेता विक्रेता दोनों के सामने आमने सामने बातचीत होती है। तो ये हो गया हमारा बेटा विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। और भी लिख सकते हैं, इसकी गति तेज होती है विज्ञापन, और इसमें अधिक समय लगता है, यानी कि व्यक्तिगत विक्रय अगर आप करना चाहें तो ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। तो ये हो गया बेटा हमारा विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय में अंतर। तो ये भाग 2 हमारा चैप्टर विपणन प्रबंध कंप्लीट हो गया है। अगर कोई टॉपिक में आपको स्पेशली डाउट है या कोई एडिशनल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।